ये सारे के सारे मिलके पार्टिकल्स हमको मिलकर पागल बना हमको रहे हैं पागल बना भाई रहे भाई हैं। भाई। So, hello everyone, and good evening to all. And let us start today's lecture. ध्वनि 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 यानी कि जो आप साउंड सुनते हैं वो किस वजह से सुनते हैं, कहाँ से आती है साउंड, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रैवल करती है, सारी चीज़ें। ओके, ऑल राइट। सो साउंड आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। ठीक है, इतना तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि साउंड एक क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। तो लिखा हुआ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ वाइब्रेशन दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम। एक वाइब्रेशन है जो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, सच एज मैकेनिकल वेव, एंड इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर as an audible sensation. Sound is produced when an object vibrates, creating a pressure wave. The pressure wave causes particles in the surrounding medium to have vibrational motion. As the object vibrates back and forth, it creates areas of high pressure and the low pressure in the medium. अभी जो जितनी भी चीज़ लिखी हुई है आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, लेकिन आप पहले कोशिश तो करो कि साउंड क्या है, इमेजिन करो एक एनर्जी की फॉर्म है। दूसरा, ये तब प्रोड्यूस होता है जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है ऐसे, वाइब्रेट करता है ऐसे, झुंझुनाता है टाइप है। ठीक है, क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव, प्रेशर वेव क्रिएट करता है। जहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, आगे जाएगा पीछे आगे पीछे, जहाँ जिसकी वजह से एरिया ऑफ हाई प्रेशर बनता है और एरिया ऑफ लो प्रेशर बनता है। ठीक, ये आपको कीवर्ड्स थोड़े से यहाँ पर गौर फरमाना था इन पे। अब ये देखो, देखा आपने, दिखा आपको कुछ नहीं दिखा आपको, एक्चुअली आपको लग रहा है यार ये जो पार्टिकल्स हैं, अब ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिएगा, आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये जो काले काले डॉट्स हैं ये पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। समझ आई बात? ये आगे जा रहे हैं, लग रहा है ना, आगे जा रहे हैं। देखो ये आगे जा रही है, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं भाई, नहीं जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। ये काले डॉट या पार्टिकल जो हैं वो नहीं जा रहे हैं। ये साउंड वेव का ग्राफ है। कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर। रेरिफैक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट। यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं। ये जो कंप्रेशन है ना, ये दिखा रहा है कि पार्टिकल्स पास पास हैं। ये सारे ये सारे के पार्टिकल्स सारे मिलकर मिलके हमको हमको पागल पागल बना बना रहे हैं रहे भाई हैं। भाई भाई भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्रेशन। और यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर माय लॉर्ड। रेरिफैक्शन, जहाँ पर दूर दूर है ये। समझ आ रही है आपको बात? तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके से आपका चलता है, जो कि क्रेस्ट और ट्रफ के द्वारा दिखाया जाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक, यानी कि ये बात हमें समझ आ गई कि पार्टिकल्स को हिट करना पड़ता है, पार्टिकल्स को हिट करना पड़ेगा तभी वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसा मीडियम है ही नहीं कहीं पे जहां पार्टिकल्स हैं, तो वहां पे तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती है। दैट्स राइट। साउंड की जो स्पीड है वो हम डिफरेंट मीडियम में पढ़ते हैं, विच मीन्स कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता। दैट मीन साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, लिखो जरा कमेंट में। तो जो निर्वात होता है वहाँ पर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। आप स्पेस में जाओ जहाँ पर कोई इस तरीके से पार्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो वहाँ पर आप जितना जोर से बोलो, लाइक फॉर एग्जांपल एक वैक्यूम लाइक कंडीशन, कहीं पे आप जितना जोर से बोलो कुछ सुनाई नहीं देगा किसी को, बिकॉज जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरीके से आवाज़ जा रही है। तो डिफरेंट मीडियम में अगर बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देन वाटर में, एंड देन एयर में। ये ऑर्डर होता है साउंड का, स्पीड का, डिफरेंट मीडियम में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, देन गैस में। कारण इसका ये होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो सॉलिड जो एक मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास हैं, वो क्लोजेस्ट हैं एज कम्पेयर टू वाटर और एज कम्पेयर टू एयर। तो जहाँ पर पार्टिकल जितने नज़दीक होंगे तो उनको उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना उतना ही आसान होगा। लाइक आपके पास में कोई बैठा हुआ है तो आपको बड़ा आसान है ना, चल इसको दे दो, इसको दे दो, इस तरीके से ट्रांसफ़र करना। अब एक इधर है एक इधर है, तो कितना मुश्किल है नहीं उसको ट्रांसफ़र कर पाना एनर्जी को, राइट। तो इसीलिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और एयर में सबसे, या गैस में सबसे कम स्पीड होती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऑलराइट, स्पीड ऑफ साउंड समझ गए आप कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। जो यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है वो उल्टा लगा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में। ओके, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड कितनी होती है,
साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड, और एक्चुअल में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब बताओ। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तापमान, वैसे वैसे साउंड की जो स्पीड है, गति है, वो भी इंक्रीज होगी। ये जो आप 343 मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं, ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका स्पीड होता है। जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे 320 मीटर पर सेकेंड वही स्पीड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब स्पीड ज़्यादा है, याद करो सर, जब टेम्परेचर ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, तो जब इसको हम हीट करेंगे, हीट देंगे तो मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, है ना, बनेगा। या तो आप ऐसे समझ लो, सॉलिड है, ठीक है, कहीं पे भी मान लो कि हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, जल्दी जल्दी पार्टिकल्स मूव करेंगे, जल्दी जल्दी पार्टिकल्स मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी स्पीड को जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग मीडियम में, ठीक है, क्या स्पीड है। जैसे सब्सटेंस एल्यूमिनियम तो 6420 मीटर पर सेकेंड है, निकल में 60-40 है, स्टील में 59-60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आयरन में, देन ब्रास में इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछता है, सवाल बनता है कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम में होती है। कितनी होती है ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिकॉज रेलवे जैसे एग्जाम में, और ऐसा तो नहीं कि एसएससी में नहीं पूछता है, एसएससी में भी पूछ लेता है, क्योंकि ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं, लेकिन पूछ लेता है वही कि स्पीड ऑफ साउंड आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद करना है। क्या सबका रटना है? नहीं, सबका नहीं रटना है आपको। ये शुरू के जो 3 है ना, इनको थोड़ा सा रटना है, एल्यूमिनियम, निकल और स्टील, ठीक है। और ऑर्डर तो पता ही होना चाहिए आपको। देन उसके बाद आपको ग्लास थोड़ा सा ध्यान रखना है, सी वाटर और डिस्टिल वाटर, ज़्यादा अंतर है नहीं, ज़्यादा अंतर है नहीं। एथेनॉल, ठीक है, यानी मेथनॉल में थोड़ा सा कम होता है, एंड देन आपका एयर में 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो आपका सी वाटर होता है उसमें ज़्यादा स्पीड होती है और एज़ कम्पेयर टू डिस्टिल्ड वाटर, और सबसे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम में, देन निकल में, देन स्टील में। तो ये आपको स्पीड जो मीटर पर सेकेंड है वो याद करना है, एटलीस्ट रफ आइडिया तो हो आपको, ठीक है। तो ये अवस्था है, पदार्थ और चाल। अब आते हैं साउंड वेव्स, किस तरीके की वेव्स हैं, ठीक है। तो साउंड वेव जो हैं, वैसे हम वेव्स की अगर बात करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? जिनको एक मीडियम चाहिए, एक उनको क्या चाहिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो अयांत्रिक तरंगें होती हैं, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइट वेव की बात करूं, अब सनलाइट जो है या फिर स्टार्स की जो लाइट है वो हम तक पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है? अब बताओ। जो सनलाइट है वो हम तक बहुत आराम से पहुंच जाती है, जबकि कहाँ पे स्पेस से आती है, वो आती है कि नहीं? बीच में कितना सारा स्पेस होगा। हमें पता है कि स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, लेकिन लाइट तो वहाँ की आ जाती है। साउंड तो नहीं आता है लेकिन लाइट तो आ जाती है ना, सनलाइट। क्यों आ पाती है? क्योंकि जो लाइट है उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है प्रोपगेट करने के लिए, उसको किसी मीडियम की आवश्यकता है ही नहीं चलने के लिए, जैसे कि हमें साउंड को चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए वो आ जाती है। नॉन मैकेनिकल वेव है इसीलिए, ठीक। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकंड में। जैसे एक वेव ये भी है, ये आप एक वेव डिस्टर्बेंस देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, एक ऊपर आपको दिख रहा है वेव डिस्टर्बेंस। तो आपको इतना तो यार साफ साफ समझ में आ रहा है देख के कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक वेव की लेंथ, एक जो वेव की लेंथ है वो देख लो कितनी है। यहाँ पे पूरी वेव की लेंथ होगी, एक क्रस्ट और अगले वाले क्रस्ट, या एक ट्रफ और अगले वाले ट्रफ के बीच में दूरी, कितनी वेवलेंथ है। यहाँ पर कितनी छोटी है, देख रहे हो कितनी छोटी वेवलेंथ है, कितनी छोटी वेवलेंथ है। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो बोल रहा है कि कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं यानी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम कम ले रहा है साउंड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होने में तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। ये रिलेशन तो आपको याद रखना ही है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्सल रिलेशन होता है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है। वो रिलेशन है, ये फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होती है, लेकिन 1/टाइम में फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है। वहाँ पर वो प्रोपोर्शनैलिटी को दिखा रहा है कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्पलीट्यूड, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ और अभी मैं इस तरीके से बोलूँ, क्यों भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया, मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। लेकिन ऐसे बोलूँ कि क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया,
मतलब मैंने क्या किया, मैंने बेस बढ़ा लिया अपनी वॉइस का, यानी वो पिच पे इम्पैक्ट करेगा, पिच कम हो गई। लेकिन जैसे मैंने चिल्लाना शुरू किया, एम्पलीट्यूड बढ़ा। जैसे जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, एम्पलीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आवाज़ का बेस जो मतलब लाउडनेस बढ़ाई तो ये हो गया, और अगर मैं फिर से वैसे ही बोलने लगा तो ये हो गया। दैट मीन कि जैसे ही मैंने अपनी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाया तो मीन पोजीशन, दिस इज़ योर मीन पोजीशन से जो शिफ्ट हुआ वो बहुत जोर का हुआ, वो बहुत ऊपर तक गया, वो बहुत नीचे तक गया। दैट मीन्स कि मेरी आवाज़ की एम्पलीट्यूड बढ़ गई है। तो समझ में आई बात, यानी कि जो हमारी वेव कहाँ तक उठती है वो एम्पलीट्यूड होता है। लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, रिप्रेजेंट द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। तो अगर मैं ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ तो मतलब मेरा जो मीन पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है या फिर ग्राफ बनेगा वो बहुत ऊपर नीचे तक बजाएगा। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मतलब लाउडर साउंड, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब मच्छर का जो होगा वो कम होगा एम्पलीट्यूड, लेकिन शेर का ज़्यादा होगा। यूनिट इसकी मीटर ही होती है जो वेवलेंथ की होती है, ठीक है। डेसिबल से हम लाउडनेस को मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं मीटर से, और जो साउंड होता है, साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको डेसिबल से मेजर करते हैं। चीज़ आपको पता होना चाहिए। द रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटीज अ ह्यूमन कैन हियर जनरली परसीव इज फ्रॉम 0 to 130 डेसिबल। जो हम सुन सकते हैं वो 0 से लेके 130 डेसिबल डीबी तक जाता है। साउंड अबव दिस इज कंसिडर्ड एज नॉइज। इसके ऊपर का जो साउंड होता है, 130 से ऊपर का जो साउंड होता है उसको नॉइज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं कि शोर मचा रहे हो आप, ठीक है। 130 डेसिबल से ऊपर का साउंड इज कॉल्ड एज शोर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। इफ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली we hear a soft sound because we produce a sound wave of less in amplitude. Conversely, a sound has a larger amplitude, जैसे ये, ठीक है। तो आपको समझ में आई ये चीज़, ऑलराइट। एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, ठीक है, कि कितना ऊपर है कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। टिम्बर क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं हो सकता है कि मेरी जो वाइब्रेशंस हो रही हैं पर सेकेंड, मेरी वॉइस की पिच सेम है, ठीक है, किसी एक दूसरे पर्सन से। जितनी तेज से मैं बोल रहा हूँ जोर से, उतनी जोर से वो बोल रहा है, तो क्या हमारी आवाज़ में क्या कोई डिफरेंस बचेगा ही नहीं? फिर उसके बाद क्या आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो फीमेल्स हैं, ठीक है, वो आपस में मतलब बोल रही हैं, सेम लाउडनेस से बोल रही हैं, तो क्या आप बता नहीं पाओगे कि यार किसकी आवाज़ है? आप बिल्कुल बता लोगे। क्यों? क्योंकि यार वॉइस का कुछ तो होता है कि हाँ ये मम्मी की आवाज़ है, ये दादी की आवाज़ है ना, ये दीदी की आवाज़ है, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं टिम्बर। लकड़ी वाला टिम्बर नहीं है ये, साउंड वाला टिम्बर है, विच इज़ द टोन क्वालिटी, ठीक है। टोन क्वालिटी को बताता है, गुणवत्ता को बताता है। टिम्बर इज द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम द अदर साउंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई प्ले अ साउंड लाइक, ठीक, ऑलराइट। तो मैं, अब मुझे बताओ, मैं तबला बजा रहा हूँ? नहीं, मैंने ऐसे किया तो मैं तबला बजा रहा हूँ। तुम बता दोगे नहीं तुम गिटार बजा रहे हो सर। हाँ, क्यों? ठीक है, यही मैं सितार बजाऊँ अभी और धीमता करूँ तो भी तुम समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन पहला वाला भी तुम लोगों ने गलत ही गेस किया बेटा, ये गिटार नहीं है, इट्स यूकेलेली, ठीक है। खैर, नोट क्या होता है? नोट इज प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी का साउंड। आप बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का साउंड मिलाते हो तो एक नोट बनती है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ये क्या है? ये नोट मैंने बना दी भाई, ये मैंने नोट बना दी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकल रही थी कि नहीं उससे, हर एक स्ट्रिंग की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो वो एक नोट बन गई, राइट। एप्लीकेशंस क्या होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स के, तो ये समझना पड़ेगा। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स एंड डॉल्फिन्स। तो जो चमगादड़ होते हैं, जो डॉल्फिन होते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज बैंड इन जेंडर डिटर्मिनेशन, ठीक है। पहले क्या होता था, अभी भी कहीं कहीं तो होता ही है, भले बैंड, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड करके ये देखते हैं, दिखवाते हैं कि बेटा है या बेटी है, लड़का है या लड़की है। तो क्या होता था अभी तक, मतलब बहुत ही मास लेवल पे, तब तक गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया था। अल्ट्रासाउंड इज बैंड इन जेंडर डिटर्मिनेशन। इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। उसके लिए बढ़िया है, ठीक है, कि हाँ किस अच्छा से डेवलप हो रहा है बेबी की नहीं हो रहा है, उसके लिए बढ़िया है, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई किडनी स्टोन्स एंड ब्रेक किडनी। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स की ठीक ठाक हैं कि नहीं है। मैक नंबर पे आते हैं। So Mach number is the ratio of the speed of an object to the speed of the sound in the surrounding medium.
अब भाई तुमने सुना होगा जब हम लोग डिफेंस के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, है ना, कि सुपरसोनिक हाइपरसोनिक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और कि भाई ये जो एयरक्राफ्ट डेवलप हुआ है फिर मिसाइल है ना, तो एयरक्राफ्ट की कितनी स्पीड है, ये सुपरसोनिक है ना, या हाइपरसोनिक है। तो एक्चुअल में इसको हम मैक नंबर से क्या करते हैं, वो करते हैं। तो मैक नंबर ये रेशियो है स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, स्पीड उस ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो अगर 1 से कम है, अगर ये वैल्यू निकल के आती है तो सबसोनिक बोलते हैं, अगर 1 से 5 तक है सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ब्रह्मोस की अगर बात करेंगे तो वो सुपरसोनिक है, यानी उसका मैक नंबर 1 से 5 है। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक है। क्रूज़ मिसाइल है, क्रूज़ मिसाइल आपको पता है कि वो एटमॉस्फेयर को छोड़ कर जाती नहीं है और उनका ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं होता, इस तरीके से होता है, ठीक है। और उनका गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो इस तरीके से एटमॉस्फेयर को थोड़े टाइम के लिए क्रॉस करती हैं, फिर से एटमॉस्फेयर में री एंटर करती हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती हैं। खैर, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि सबसोनिक का मतलब है 1 से कम का स्पीड होना, मैक नंबर, ठीक है। राइट, लेक्चर होता है ख़त्म।